देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गुजरात में चुनावी गदर तेजी पकड़ रहा है तो हिमाचल चुनाव में आज क्लाइमैक्स दिखा। 68 सीटों के लिए मतदान आज शाम संपन्न हो गया। इन दो राज्यों के दंगल को 2024 में होने वाले आम चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही राज्यों के पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी दोनों राज्यों की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए अपनी कमर कस ली है। क्या फिर से हिमाचल और गुजरात में कमल खिलेगा या पॉलिटिकल वॉर में इस वक्त हावी पंजा रहेगा? देवभूमि में राज बदलेगा या रिवाज? जनता जनार्दन ने सुना दिया फैसला। ईवीएम में बंद नेताओं की किस्मत। 8 दिसंबर को सिंहासन पर फैसला। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मतदान खत्म हो गया है। सूबे की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। नेताओं की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि राज्य में रिवाज कायम रहा या फिर जनता ने रच दिया इतिहास। देवभूमि हिमाचल में सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तब मतदान केंद्रों पर ज्यादा लोग नहीं थे। शुरुआती दौर में मतदान की रफ्तार स्लो रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा मतदान केंद्रों पर लाइनें लंबी दिखने लगी। इसके बाद मतदान की रफ्तार बढ़ने लगी। बड़े बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं, सभी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे और हिमाचल प्रदेश के सियासी भविष्य पर मुहर लगा दी। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सूबे के तमाम नेताओं ने वोटिंग की। मतदान से पहले नेताओं ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद अपने मत का प्रयोग किया। देवभूमि में इस बार वोटिंग खास रही क्योंकि सूबे में 157 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनका संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों ने किया। पहाड़ी राज्यों में उत्साह का माहौल हर तरफ था। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह लाहौल स्पीति के ताशीगंग का मतदान केंद्र है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जो समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वोट डालने के लिए स्थानीय लोग पूरे उत्साह में दिखे। पारंपरिक ड्रेस में आए इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार कांग्रेस जहां सत्ता विरोधी लहर पर सवार है, वहीं बीजेपी प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के काम के भरोसे लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है। अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया, मताधिकार का प्रयोग कर दिया। अब देखना है कि 1985 से जारी रिवाज बदलेगा या फिर इतिहास बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हिमाचल प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नेताओं के दावे का दौर शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी जहां हिमाचल के राजनीतिक रिवाज को तोड़ते हुए फिर से सत्ता में वापसी के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि इस बार प्रदेश में उसी की सरकार बनने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और हिमाचल प्रदेश में जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। ईवीएम में हिमाचल के नेताओं का राजनीतिक भविष्य सील हो गया। देवभूमि पर कौन राज करेगा, इसका खुलासा तो 8 दिसंबर को ही होगा, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देवभूमि हिमाचल में 1985 के बाद से कोई भी सरकार कमबैक नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी आश्वस्त दिख रही है और कमबैक को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने परिवार के साथ विजयपुर में वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों ने इस बार भी बीजेपी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं और मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम, अटूट विश्वास है और जयराम जी ने ज़मीन पर चीज़ों को उतारा है। आज लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। पहले कभी एम्स आया नहीं,
कभी IIM आया नहीं, कभी हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क आया नहीं, कभी लोगों ने 4 लेन देखी नहीं। ये सब चीज़ें वो पिक्चरों में देखते थे, आज उनके घर के सामने है, आंगन से दिखता है। तो जब वो सब बदले हैं तो नतीजे भी बदलेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फुल एक्शन में दिखे और जब वोट देने की बारी आई तो अनुराग ठाकुर अपने परिवार के साथ हमीरपुर के समीरपुर मतदान केंद्र पर पहुंच गए और वोट डाला। अनुराग ठाकुर के साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया है कि सूबे में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। रिजल्ट में बीजेपी के फेवर में रहना चाहिए। जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की रही है केंद्र और प्रदेश की, और जैसे प्रचार हमारे नेताओं ने किया है, ठीक आना चाहिए परिणाम। लोग समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के काम पिछले 5 वर्षों में किए, और जनता मानती है कि ये फिर वापस आना चाहिए, फिर विकास करना चाहिए, हिमाचल को और आगे लेके जाना चाहिए, और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार को अवसर दीजिए। कांग्रेस में न नेता है, न नीति है, न नीयत है, और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनके केंद्र और प्रदेश की सरकारों के ऊपर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये लोग जो झूठे वायदे करते हैं कभी वापस सत्ता में नहीं आए। जीत का दावा बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रामपुर के मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान से पहले उन्होंने शिमला के रामपुर में शनि मंदिर में दर्शन किए। प्रतिभा सिंह ने दावा किया है कि इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। हिमाचल प्रदेश की जनता सच्ची पक्के लोग हैं और वो हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, ये बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में मतदान किया। नेताओं के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए हैं। अब सबको 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। उसी दिन पता चलेगा कि देवभूमि का सिकंदर कौन होगा। योगराज कन्हैया और आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, दावे हैं, दावों का क्या। जनता ने ईवीएम में किस्मत कैद कर दी है और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे जिताने का मूड बनाया था और किसके लिए वोटिंग की है। इस बीच गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सियासी पार्टियां चुनावी जनसभाओं, रैलियों और रोड शो में बड़े बड़े वादे करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी करती नजर आती हैं। वहीं घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े वादे पार्टियां कर रही हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। जन घोषणा पत्र 2022 के माध्यम से कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए लोक लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए इस घोषणा पत्र में हर गुजराती के लिए, गौर फरमाइएगा, हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों के साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली का बिल माफ करने का भी वादा किया है। आइए आपको बताते हैं घोषणा पत्र में और क्या क्या वादे किए गए हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं क्या क्या वादे किए गए हैं। कांग्रेस का ये जन घोषणा पत्र क्या कहता है। इसमें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, यानी अगर आप 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको कोई बिल नहीं चुकाना होगा। ये जन घोषणा पत्र 2022 कांग्रेस का जो वादा इस वक्त किया जा रहा है। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। महंगाई की मार की बात क्योंकि कांग्रेस कर रही है, ऐसे में अब महिलाओं को लुभाने के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, यानी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का वादा। देखिए, ये जो पुरानी पेंशन का वादा है, ये इस वक्त कांग्रेस लगातार दोहरा रही है। यही हिमाचल में भी पैतरा अपनाया और यहां पर भी यही वादा किया जा रहा है। इसके अलावा हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जनता के साथ सीधे जुड़ने का ये एक सबसे बड़ा तरीका होता है। स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए लोगों तक पहुंच बनाना। सभी लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, यानी जब आपकी एजुकेशन शुरू हो रही है और जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तब तक आपकी सारी जो भी खर्चे होंगे वो सरकार उठाएगी। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा कांग्रेस ने अपने इसी घोषणा पत्र के जरिए किया है। बेरोजगार जो हैं 3000 रुपए महीने का उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि जिस बेरोजगारी महंगाई पर कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है, उसमें युवाओं को लुभाने के लिए 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की जा रही है। किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ होगा। ये एक और बड़ा इस वक्त वादा है कर्ज माफी को लेकर। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 25 लाख घर भी कांग्रेस बनाने का वादा अपने इसी जन घोषणा पत्र 2022 में कर रही है। तो इस वक्त 2022 में गुजरात में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना पूरा खाका तैयार करके जनता के समक्ष रख दिया है और बता दिया है कि इस वक्त कांग्रेस जनता के लिए क्या क्या लेकर आने वाली है अगर सरकार बनती है तो। घोषणा पत्र जारी करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यह हमारा कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने सुझाव दिया कि मैनिफेस्टो सरकार का दस्तावेज होना चाहिए और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जनता की राय से ही तैयार किया है। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी को निशाने पर भी लिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की टीम के तौर पर ही देखा जाए, क्योंकि लगातार यह हमला भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही काम कर रही है। सुनिए। आपने गुजरात से ज्यादा हिमाचल को कैंपेन शुरू किया था आपने, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद में आपको बहुत उत्साह था। आप में पड़ोसी राज्य हैं, आपने खूब रोड शो किए, मैनेजमेंट किया, प्रचार किया, जैसे गुजरात में वो कर रहे हैं, खूब वादे किए वहाँ झूठे सच्चे। आपने अचानक ही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हिमाचल से आपने विड्रॉ क्यों कर दिया पूरी तरह, मतलब वहाँ कैंपेन जीरो कर दिया अपना। क्या कारण है इसका? या तो आप बीजेपी जिताना चाहते हो, वहाँ पर आपकी मिली भगत है, इसलिए आपने अपना कैंपेन हिमाचल में विड्रॉ कर लिया है। उम्मीदवार खड़े रखे हैं वोट तोड़ने के लिए कांग्रेस के। ये बहुत बड़ी चाल जो इनकी है, वो खुद एक्सपोज हो गए हैं और जनता कभी गुजरात में स्वीकार नहीं करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी किया है। दूसरी सूची में 2 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। इनमें भावनगर पूर्व से विभावरी दवे और 84 से झंकना पटेल को टिकट नहीं मिला। अब तक कुल 40 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। दूसरी लिस्ट में जिन 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, उसमें 2 महिला प्रत्याशी हैं। बीजेपी की पहली सूची में 14 महिलाओं को उम्मीदवारी मिली थी। इसके साथ ही 2022 के गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से अब तक 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में जिसका नाम है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, इनमें नाम है धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया का, खंबालिया से मुलू भाई बेरा का नाम है इसमें, और कुतियाना से है श्रीमती ढेलीबेन मालदे भाई ओडेदरा। भावनगर पूर्व से जो टिकट दिया गया है वो है सेजल राजीव कुमार पांड्या को। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डेडियापाड़ा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर नाम है हितेश देवजी बसावा का। 84 से संदीप देसाई को टिकट दिया गया है। इससे पहले 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। इस बार 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। दूसरी सूची में 2 सिटिंग एमएलएज के इस बार टिकट काट दिए गए हैं। पिछली बार 38 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे। कुल मिलाकर 40 सिटिंग एमएलए के टिकट इस बार काटे गए हैं। भारत 24 गुजरात की हर सीट का विश्लेषण आपको दिखा रहा है। ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। आज हम आपको सुरेंद्रनगर जिले का विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या हालात हैं। देखिए, जिला सुरेंद्रनगर, जब आप इस जिले की बात करते हैं, यहां पर कुल सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी के पास अभी 3 हैं और कांग्रेस के पास हैं 2। अब आपको सुरेंद्रनगर जिले की सीट के बारे में भी बताते हैं और दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है। देखिए, जब सीट आती है दसाडा तो ये है बीजेपी के पास, लींबड़ी बीजेपी, वडवाड़ कांग्रेस, चोटीला बीजेपी। इसके अलावा जब आप बात करते हैं ध्रांगध्रा तो ये कांग्रेस, ये उनका अपना आकलन है। अब देखिए, सीटवार हम बात करते हैं सीटवार। दसाड़ा की जब आप बात करते हैं तो दसाड़ा जो सीट है वो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, यानी ये रिजर्व सीट है। बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर जो टक्कर है वो बहुत ही कांटे की टक्कर है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नौशाद जी भालाजी भाई सोलंकी ने यहां से जीत हासिल की। बहुत ही मामूली सा अंतर था बीजेपी के रमनलाल वोरा को जब मात उन्होंने दी, बहुत ही हल्के अंतर से, बहुत ही मामूली अंतर से उन्होंने हराया था। इस बार बीजेपी से पुरुषोत्तम भाई खिंगार भाई परमार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो चुका है। तो ये तो बात हुई दसाड़ा की।
अब आगे बढ़ते हैं और अब जो अगली विधानसभा सीट पर हम बात करने जा रहे हैं वो है लींबड़ी। कोली पटेल समुदाय के वोटर्स का इस सीट पर काफी दबदबा कहा जाता है। 2017 में कांग्रेस के सोमा भाई कोली पटेल ने यह सीट जीती थी। 2020 उपचुनाव में बीजेपी के किरीट सिंह जीतूभा राणा को यहां पर जीत मिली। अब इस सीट के बाद अगली सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिस अगली सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वडवाड़। वडवाड़ के बारे में जब बात करते हैं तो आपको बता दें कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था ये सीट उस दौरान में बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के विधायक धनजी भाई पटेल निर्वाचित हुए। इस बार जिग्नाबेन संजय भाई पंड्या बीजेपी से मैदान में हैं। 35 सालों से इस सीट पर कब्जा बीजेपी का ही है और कांग्रेस इस बार चुनाव में यहां कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब जो अगली विधानसभा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है चोटीला। जब चोटीला के बारे में बात करते हैं तो आपको बता दें कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में थी यह सीट, क्योंकि कांग्रेस ने ही यहां से जीत हासिल की और कांग्रेस के ऋत्विक भाई लाभजी भाई मकवाना यहां से निर्वाचित हुए। बीजेपी से इस बार श्यामजी भाई भीमजी भाई चौहान मैदान में हैं। आपने यहां से किसान नेता राजू करपड़ा को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कई सीट्स पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और यही वजह है कि हर सीट पर जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होता हुआ नजर आता है। अब अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं देखिए वो है ध्रांगध्रा। 2017 में कांग्रेस के परसोत्तम ऊका भाई साबरिया ने इस सीट को जीता। 2019 में ऊका भाई साबरिया बीजेपी में शामिल हो गए और उपचुनाव में भी उनको जीत मिली। इस बार जो बीजेपी की टक्कर है उस पर देखिए साफ तौर पर वो कांग्रेस के साथ में है, लेकिन बीजेपी की टिकट पर प्रकाश भाई पुरुषोत्तम भाई वर्मोरा इस बार यहां मैदान में हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको बाकी और अपडेट्स देंगे। गुजरात में इस वक्त चुनाव सर पर हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारी में जुटी हुई है। गुजरात में वोटर को लुभाने की कवायद तेज हो चुकी है। घोषणा पत्र के जरिए पार्टीज अपना रोड मैप बताने में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की होड़ भी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूबे में अल्पसंख्यकों के सामने विकल्प तो बहुत सारे हो चुके हैं। ऐसे में सभी पार्टीज ये चाह रही हैं कि अल्पसंख्यक जो वोट है वो उन्हीं के खाते में आए। अल्पसंख्यकों के सामने कौन कौन सा विकल्प है वो इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। गुजरात का सियासी गदर रफ्तार पकड़ रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी पिछले 2.5 दशक से सूबे की सत्ता का सिरमौर बनी हुई है और एक बार फिर सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसके लिए बीजेपी ने गुजरात में इस बार अब तक का सबसे बड़ा टारगेट रखा है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप गुजरात चुनाव में करीब 50% वोट पाना चाहती है। ये तभी संभव है जब बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलें और बाकी पार्टियों में वोट बंट जाएं। बीजेपी अपने वोटर को एकजुट करने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट हासिल करने की होड़ मची हुई है। अभी तक मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जाती थी, लेकिन इस चुनाव में हालात बदले से हैं। इस बार मुस्लिम वोटर के सामने विकल्प कई हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM। पहले के चुनावों में कांग्रेस को गुजरात में मुस्लिम वोटों के लिए इकलौता प्रमुख दावेदार माना जाता था, लेकिन इस बार मुख्य विपक्षी दल अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए छोटे छोटे दलों के कड़े मुकाबले का सामना कर रहा है।